डियर स्टूडेंट्स, आज हम इनएंशियोमर्स एंड डायस्टीरियो आइसोमर्स के नोमेनक्लेचर के बारे में स्टडी करेंगे। किसी भी मॉलिक्यूल के 3 डायमेंशनल फॉर्म को हम पेपर पर किस तरह से डिफरेंट मोड्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम फ्लाइंग वेज और फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले के द्वारा हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था। तो किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा हम किसी मॉलिक्यूल की स्पेशल अरेंजमेंट को हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन उस मॉलिक्यूल का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका हम नोमेनक्लेचर किस तरह से ज्ञात करें, इसके लिए बहुत सारे रूल्स हैं। लेकिन यहाँ पे इनएंशियोमर्स की केवल यहाँ पे 2 ही कॉन्फ़िगरेशनल स्ट्रक्चर्स होती है जिन्हें कि हम डी एंड एल के द्वारा डी एंड एल प्रीफिक्स लगाकर उनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी हमें एक समस्या यहाँ पे ये आ जाती है कि ये जो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशनल स्ट्रक्चर्स होती है, इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए किस तरह से हम डी और एल प्रीफिक्स लगाएं, और साथ में ये भी हमारे लिए यहाँ पे एक समस्या है कि ये कैसे हम ज्ञात करें कि कौन सी स्ट्रक्चर कौन से इनएंशियोमर से संबंधित है। तो इन स्ट्रक्चर्स के कॉन्फ़िगरेशन को डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पे हम नोमेनक्लेचर की पद्धति यहाँ पे प्रयोग में लाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डीएल नोमेनक्लेचर के बारे में स्टडी करते हैं। यहाँ पे 1819 में एमिल फिशर ने सबसे पहले शुगर एंड एमिनो एसिड्स के केमिस्ट्री पर काम करते हुए उन्होंने सबसे पहले एक ही श्रेणी के कुछ कंपाउंड्स के बारे में स्टडी की और उनके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में उन्होंने रिलेशन बताया। उन्होंने बताया कि जो प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड जो होती है उसका डी विन्यास होता है, जबकि जो माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड की जो स्ट्रक्चर बताई उसका उन्होंने एल विन्यास दिया। लेकिन 1950 में विजवर्थ ने ग्लिसरॉल्डिहाइड का जो है आपेक्षिक विन्यास या एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे प्राप्त किया, और उसने ये बताया कि किसी भी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होता है जो कि एक पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर में एक मॉलिक्यूल के पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर में एटम्स और ग्रुप के एक्चुअल ओरिएंटेशन को शो करता है। तो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जो कि किसी मॉलिक्यूल के पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर में एक उनके एटम्स और ग्रुप का जो एक्चुअल ओरिएंटेशन है उसको शो करे, तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को हम एब्सोल्यूट या आपेक्षिक विन्यास कहते हैं। जबकि एक दूसरी टर्म है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सापेक्षिक विन्यास। तो यहाँ पे रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन जिसके द्वारा जब किसी ऑप्टिकल आइसोमर का विन्यास या ऑप्टिकल आइसोमर का कॉन्फ़िगरेशन किसी नॉन कॉन्फ़िगरेशन वाले यौगिक के आधार पर हम ज्ञात करें, तो उस स्थिति में उस कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या कहेंगे, रिलेटिव या सापेक्ष कॉन्फ़िगरेशन। मतलब किसी नॉन कॉन्फ़िगरेशन वाले कंपाउंड के सापेक्ष उस कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन हम ज्ञात करते हैं। तो इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन को हम रिलेटिव या सापेक्षिक विन्यास कहते हैं। इस स्थिति में जो वो ऐसे यौगिक जो कि डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से बनाए जाते हैं या उसमें कन्वर्ट किए जाते हैं उनको डी श्रेणी के कंपाउंड्स कहा जाता है, जबकि ऐसे यौगिक जो कि एल ग्लिसरॉल्डिहाइड से बनाए जाते हैं या उसमें कन्वर्ट किए जाते हैं उन्हें एल श्रेणी के यौगिक कहा जाता है। तो यहाँ पे हम एक सिंपल किरेल का यौगिक की बात करते हैं, जिसमें कि एक हेटेरो एटम प्रेजेंट है जिसको कि एक्स से रिप्रेजेंट किया गया है, और इस कंपाउंड के 2 इनएंशियोमर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। एक आइसोमर में ये जो हेटेरो एटम है ये राइट साइड में प्रेजेंट है और दूसरे आइसोमर में ये लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। तो इनको प्रीफिक्स डी और एल लगाकर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनको। और जब जो दूसरे ग्रुप्स हैं वो वर्टिकल लाइन के मतलब जो किरेल कार्बन से जुड़े हुए हैं जो हेटेरो एटम है वो वर्टिकल लाइन के राइट एंड लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट है, और उसी के आधार
आधार पर उस कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है डी एंड एल। तो इसी तरह के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनका कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से शो किया गया है, जैसे कि एलिलीन में यहाँ पे ये जो मेन जो ग्रुप है एमिनो ग्रुप, उसको अगर राइट साइड में है तो उसको डी कॉन्फ़िगरेशन से शो किया गया है, अगर वो लेफ़्ट साइड में है तो उसको एल प्रीफिक्स लगा के उसका नाम दिया गया है। इसी तरह से ट्यूब्यूटेनॉल में भी जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसको अगर वो राइट साइड में है तो डी टू ब्यूटेनॉल उससे उसको शो किया गया है, अगर वो लेफ्ट साइड में है तो उसको एल टू ब्यूटेनॉल से शो किया गया है। इसी तरह से बहुत सारे कंपाउंड हैं जैसे एमिल अल्कोहल 2-क्लोरोब्यूटेन, जिसमें कि जो कायरल एटम से जुड़ा हुआ जो एक अलग सब्स्टिट्यूएंट है उसके आधार पर, या एक हेट्रो एटम है या सब्स्टिट्यूएंट है उसके आधार पर उस स्ट्रक्चर को नाम दिया गया है। तो इसी में हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ और कंपाउंड्स हैं, मैलिक एसिड और मैंडेलिक एसिड, जिसमें भी जो हेट्रो एटम है जैसे कि हाइड्रोक्सी ग्रुप उसके राइट या लेफ्ट पोजीशन पर होने पे उसका नोमेनक्लेचर डी एंड एल से दिया गया है। और यदि एक से अधिक कायरल सेंटर वाले कंपाउंड हो तो उस स्थिति में, या डाई स्टीरियो आइसोमर्स हो तो, या अलग कोई स्टीरियो आइसोमर्स हो तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, जो वर्टिकल लाइन होती है उसमें जो सबसे हाईएस्ट नंबर वाला कायरल सेंटर होता है, हम जो नंबरिंग करते हैं वो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। जो हाईएस्ट नंबर वाला कायरल सेंटर होता है उस पे जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन में जो ग्रुप्स होते हैं उनको हम शो करके, उनको हम देख के उसका नोमेनक्लेचर डी एंड एल देते हैं। बाकी दूसरे जो कायरल सेंटर्स होते हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे डी इरिथ्रोस की स्ट्रक्चर दी गई है, इस डी इरिथ्रोस में यहाँ पे नंबरिंग की गई है ऊपर वाले, क्योंकि मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप से या सीनियर मोस्ट ग्रुप से हम नंबरिंग शुरू करते हैं। तो 1 2 3 नंबरिंग देते हुए यहाँ पे जो हाईएस्ट नंबर वाला ग्रुप है वो थर्ड वाला कायरल सेंटर है, जिसमें कि OS समूह राइट साइड में है, मतलब जो मेन समूह है वो राइट साइड में है तो इसको हम डी एरिथ्रोस कहेंगे, जबकि अगर OS समूह लेफ्ट साइड में है तो इसको हम एल एरिथ्रोस कहेंगे। इसी तरह से थ्रियोज में भी जैसे कि OS समूह राइट साइड में है तो इसको डी थ्रियोज, और अगर लेफ्ट साइड में है तो इसको एल थ्रियोज कहेंगे। और ये जो नियम होता है ये कार्बोहाइड्रेट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल है, जिसमें कि बहुत सारे कायरल सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये सबसे ज़्यादा कायरल सेंटर वाले कंपाउंड्स के आधार पर, मतलब हाईएस्ट नंबर वाले कायरल सेंटर के आधार पर ये कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन किया जाता है। हमने ये बात करी ली कि जो OS समूह अगर राइट साइड में प्रेजेंट हो तो उस स्थिति में उसका डी विन्यास होगा, और यदि OS समूह लेफ्ट साइड में प्रेजेंट हो तो उसका एल विन्यास होगा। जैसे कि यहाँ पे आगे ग्लूकोज की संरचना शो की गई है। इस ग्लूकोज की संरचना में ऊपर वाले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो ये 1 2 3 एंड 4, तो हाईएस्ट नंबर इस वाले कार्बन एटम को दिया जा रहा है। तो इस कार्बन एटम पर OS समूह राइट साइड में है तो इसको डी कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे, डी ग्लूकोज कहेंगे, जबकि 41 वाली स्ट्रक्चर में OS समूह लेफ्ट साइड में है तो इसको एल ग्लूकोज हम कहेंगे। तो इस तरह से डिटरमाइन हो जाता है कि किस तरह से हम एनेंशियोमर्स में के रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस होता है, जबकि उनके डायस्टीरियो आइसोमर्स में एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस होता है। अब हम बात करते हैं कि कैपिटल DL एंड स्मॉल DL में क्या अंतर होता है। अब यहाँ पे हमने बात कर लिया कि DL जो है कैपिटल D और कैपिटल L यहाँ पे केवल उनके कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि स्टीरियोकेमिस्ट्री में ये क्या बता रहा है, जो एटम्स या ग्रुप्स प्रेजेंट है या सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है उनकी पोजीशन को यहाँ पे वो रिप्रेजेंट करता है कैपिटल D और कैपिटल L के द्वारा। इसका किसी भी मॉलिक्यूल की जो ऑप्टिकल एक्टिव प्रॉपर्टीज या ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है उससे कोई भी रिलेशन नहीं होता है, जबकि स्मॉल d और प्लस साइन के द्वारा हम ये शो करते हैं कि वो जो कंपाउंड है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को
वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो रोटेट कर रहा है, जबकि माइनस और स्मॉल एल से हम ये रिप्रेजेंट करते हैं कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के तल को वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे स्मॉल डी और कैपिटल डी में डिफरेंस होता है। डी यहाँ पे केवल एटम्स की स्थिति को स्पेशल अरेंजमेंट में एटम्स की स्थिति को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि स्मॉल डी क्या बता रहा है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में किसी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड को रखने पर वो तल को दाईं ओर घुमा रहा है या बाईं ओर घुमा रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो किसी भी मॉलिक्यूल जिसका भी कॉन्फ़िगरेशन डी है, उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी उसकी प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। मतलब कोई मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन यदि डी है, कैपिटल डी है, तो वो प्लस वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी हो सकता है और वो लेवो रोटेटरी भी वहाँ पे हो सकता है।